शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तीसरा पाठ बादल को घिरते देखा है, और इसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की जो कड़ियाँ हैं वह हल करने का प्रयास करते हैं। आप इन्हें आत्मसात करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा कंठस्थ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रश्न लेते हैं, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। तो इसका उत्तर यह होना चाहिए कि मानसरोवर झील पर जो उगते हुए सूरज की लालिमा है वह कमल के फूलों पर पड़ती है, और उस लालिमा से कमल का पुष्प सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए उसे स्वर्णिम कमल कहा है। दूसरा प्रश्न, बादल को घिरते देखा है, कवि के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने किस प्रकार से प्रकृति का चित्रण किया है तो अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो निर्मल पर्वत शिखर पर बादल घिरते हैं। देखिए कितना सुंदर शाब्दिक चित्रण किया गया है कि निर्मल पर्वत शिखर हैं और उसके ऊपर बादल घिरते हैं। बादल में स्थित जो वाष्प कण हैं वह मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उमस से प्रभावित पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं, और उस सरोवर में हंस भी आ गए हैं। हवा मंद गति से बहती है, उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवा चकवी का सुबह क्रंदन बंद हो जाता है। वे शैवाल पर प्रणय क्रीड़ा करते हैं। शैवाल एक घास होती है ना, तो शैवाल पर प्रणय क्रीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी न दिखने पर चीड़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों के घिरने पर उन्मादित हो जाती है, मतलब एक प्रकार से पागलपन जैसे हो जाती है। कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि चकवा और चकवी के द्वारा किन मनोभावों को बताना चाहते हैं। सूर्योदय के आनंद का चकवा चकवी पर पड़ने वाले प्रभाव को कवि बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के साथ ही विरहित चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो जाता है और वे आनंदित होने लगते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। कस्तूरी मृग अपनी नाभि की सुगंध से उन्मादित हो जाते हैं और दुर्गम घाटियों में दौड़ते हैं। उनके उन्माद के कारण उनका वर्णन किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो इसका क्या भाव है, चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का प्रातः काल था, वायु धीमे धीमे बह रही थी, उगते सूर्य की मृदु किरणों से पर्वत शिखर स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे। प्रातः काल सूर्योदय और सूर्य किरणों की आभा का चित्रण किया गया है। ख, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। इसका भाव कैसा होना चाहिए। इसका भाव इस प्रकार से होना चाहिए कि कठिन चढ़ाई वाली बर्फ की घाटी में 100,000 फुट की ऊंचाई से कस्तूरी मृग की नाभि से सुगंध फैलने लगती है। कस्तूरी मृग इसे देख नहीं सकते, किंतु सुगंध से बेचैन होकर खोजते रहते हैं। पाठ से आगे, बादल को घिरते देखा है कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण हुआ है।
उसी प्रकार अस्त होते सूर्य के संध्याकालीन दृश्य पर समूह में बैठकर 4-6 पंक्तियों की कविता रचना कीजिए। तो कविता रचना करना विद्यार्थियों का कार्य है, इसलिए विद्यार्थी इसे स्वयं कर सकते हैं, है ना। अगर विद्यार्थी स्वयं न करेंगे तो ठीक से वो जान भी नहीं पाएंगे, इसीलिए इस प्रकार के कार्यों को विद्यार्थियों को स्वयं करना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सखी वसंत आया का कुछ अंश दिया जा रहा है। वसंत ऋतु में प्रकृति किस प्रकार का रूप धारण करती है, पंक्तियों के आधार पर उसके सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन आइए देखते हैं। कितना सुंदर कविता है, इसको गा करके भी देख सकते हैं। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया, किस लय बसना नव वैलतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपति का। मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नभ सरसाया, सखी वसंत आया। लता मुकुल हार गंध भार भर, वही पवन बंद मंद मंद तर। जागी नयनों में वन यौवन की माया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। इसे आप गा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में प्रवासी पक्षियों का उल्लेख किया गया है, पता कीजिए। मौसम के किस बदलाव के कारण प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी अनुकूल जलवायु के लिए दूर देश से आते हैं। साथ ही यह ज्ञात कीजिए कि भारत में प्रवासी पक्षी कहाँ कहाँ से आते हैं और कितने समय तक ठहरते हैं और कब लौटते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है उनका उत्तर आप चाहें तो स्वयं भी दे सकते हैं। फिर भी आइए देखते हैं इसको। उत्तरी गोलार्ध में जो शीत ऋतु की अधिकता होती है, उसी के कारण साइबेरिया के सारस पक्षी हिमालय की तराई के झीलों में आते हैं। बसंत ऋतु के बाद ये पक्षी पुनः अपने देश में लौटने लगते हैं। लगभग शीत के 4 माह इन साइबेरियन पक्षी भारत में रहते हैं और ग्रीष्म के प्रारंभ होते ही ये लौटने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है, अनिल अनल जैसे युग्म शब्द श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले युग्म शब्द दिए जा रहे हैं। श्रुति सम जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर खोजिए बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे अंश का एक अर्थ होता है हिस्सा और दूसरा अर्थ होता है, मतलब दूसरा अर्थ नहीं, मतलब अंश जिसमें दंत्य स का प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ होता है कंधा। सुनने में एक लेकिन लेखन में अलग होता है। जैसे अपेक्षा इच्छा, उपेक्षा मतलब होता है निरादर, अभिराम माने होता है सुंदर और अविराम माने होता है लगातार। ऐसे और भी कुछ शब्द होंगे, जैसे अजय है मतलब जिसे जीता ना जा सके और अज्ञेय मतलब जिसे जान न सके। तरणी है मतलब नाव, तरुणी मतलब स्त्री, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसको श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला है, आप भी ऐसे युग्म शब्द खोजें एवं उसके अर्थ पता करें। तो कविता में अमल, समतल, सुप्रभात, अभिशापित, दुर्गम, उन्मादक आदि शब्द आए हैं। उपयुक्त शब्दों में निहित उपसर्गों को अलग कीजिए। यह भी कार्य किसका है, तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे और
हमारे पते पर इसको सेंड करेंगे। इन उपसर्गों के योग या मेल से जो बने पांच पांच अन्य शब्द हैं, उन शब्दों को भी आप लिखिए। तो यह कार्य विद्यार्थी का है, वह करें और हमारे पते पर इसको सेंड करें। यहाँ पर और भी कुछ गीत हैं, है ना, तो इन गीतों को भी आप पढ़ें। ये प्रयोजना के कार्य हैं। जैसे क्या आकाश उतर आया है दूबों के दरबार में, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता दूबों के दरबार में प्रकृति के मनोरम दृश्यों का बखूबी चित्रण हुआ है, तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। क्या आकाश उतर आया है दूबों के दरबार में, नीली भूमि हरी हो आई इस किरणों के ज्वार में, क्या देखें तरुओं को उनके फूल लाल अंगारे हैं, वन के विजन भिखारी ने वसुधा में हाथ पसारे हैं, नक्शा उतर गया है बैलों की अलमस्त जवानी का, युद्ध ठना मोती की लड़ियों से दूबों की पानी का, क्या आकाश उतर आया है दूबों के दरबार में, तुम न नित्य कर उठो मयूरी दूबों की हरियाली पर, हंस तरस खाए उस मुक्ता बोने वाली माली पर, ऊंचाइयों फिसल पड़ी है नीचाई के प्यार में, क्या आकाश उतर आया है दूबों के दरबार में। तो ये बहुत ही सुंदर गीत हैं, गीत या कविता कह सकते हैं, इसको गा भी सकते हैं आप। बाल विवाह से भी कुछ यहाँ पर अधिनियम हैं, तो उनके बारे में भी आप इसे पढ़ें। और इस प्रकार से जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।